हकलाने वाली बहू। सासू माँ, आप कल अरे बेटा, मुझे व्हाट्सएप ही कर दे, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ लूंगी। बाय। हाँ, ओके बाय बेटा। सास वहां से चली जाती है। बात तो सुनिए। बहू को हकलाने की आदत थी और सासू माँ को जल्दी में काम करने की। ऐसे में कई बार जब बहू सास से कुछ बोलती तो सास अनसुना कर देती और किसी और काम में लग जाती। माँ जी, सामान लाना है बाजार से। अरे क्या क्या लाना है? मैं जाऊंगी ना शाम को तो ले आऊंगी। साबुदाना? नहीं। हे राम, अरे जल्दी बोलना क्या लाना है? झाग वाला साबुन? अच्छा ठीक है, लेकर आऊंगी। झाग देने वाला साबुन ले आऊंगी बस। झाड़ू लाना। अच्छा, और बता। और सब ठीक। अरे हाल नहीं पूछ रही हूँ, सामान में और क्या लाना है ये बता। सॉस? अरे सॉस तो रखा है ना। सॉरी। अरे बेटा, ये हालचाल और सॉरी की बात बाद में कर लेना, अभी बस सामान क्या लाना है ये बता दे। माचिस? मटर? नहीं। मसाले? अरे अरे मटन? अरे बेटा, अपने घर में मटन कहाँ बनता है? बहू सास की पीठ पर एक लपड़ मार देती है। अरे ये क्या बहू, बदतमीज कहीं की। मच्छर था पीठ पे। हाँ, अच्छा है कि गाल पे नहीं था बहू। बाकी सामान माँ जी। अरे रहने दे बहू, रहने दे, मैं खुद किचन में जाकर देखाऊंगी कि क्या क्या सामान लाना है। सास बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद घर पम्मू आंटी आ जाती है। सास घर के बाहर रहती है। सास को पम्मू आंटी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जब भी आती है कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। बहू पम्मू आंटी की ये बात जानती है और वो सोचती है, सासू माँ को बोल देती हूँ कि पम्मू आंटी आई है तो बाजार में ही घूम लेंगी। अगर पम्मू आंटी के जाने से पहले सासू माँ आ गई तो पम्मू आंटी उनसे कुछ न कुछ मांग लेंगी या बाजार से आने वाला सामान अपने साथ ले जाएगी। बहू बाजार से वापस लौट रही सास को दूसरे कमरे में जाकर फोन लगाती है। हेलो, आप बोल बहू। हेलो माँ जी। अरे जल्दी जल्दी बोलना, घर ही आ रही हूँ, कुछ और लाना है क्या? नहीं। नहीं? अरे फिर फोन क्यों किया? आप घर? हाँ, घर ही आ रही हूँ। हाँ सा नी प म ग रे सा। बेटा, इनके आगे भी तो कोई सुर लगा। घर घर में? हाँ, घर ही आ रही हूँ, चल बाद में बात करती हूँ। बहू सोचती है, हे भगवान, सासू माँ को बिल्कुल सब्र नहीं है पूरी बात सुनने का। कुछ न कुछ तरकीब लगा के पम्मू आंटी को घर से बाहर करना ही पड़ेगा इसके पहले कि सासू माँ आ जाए, वरना जो भी बनिया का सामान आ रहा है उसमें से कुछ न कुछ तो लेकर ज़रूर जाएंगी पम्मू आंटी। आंटी, मुझे कहीं जाना है। अरे वाह, मैं भी सोच रही थी, मैं भी चलती हूँ। अकेले? अरे नहीं, अकेले क्यों जाओगी, तेरे साथ चलूंगी ना मैं। मुझे अकेले जाना है। बहू पम्मू आंटी को घर से भेजने की जुगाड़ जमा ही रही होती है। इतने में सास घर पर आ जाती है। अरे वाह, सास भी आ गई तुम्हारी। अरे बहू, तुम्हारी जगह मैं होती ना तो तुम्हारी सास के लिए गाना गाती।
पास मेरे जब घर सास आई तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। सास पम्मो को देखकर घबरा जाती है। अरे पम्मो जी। अरे तुम भी हकला गई मुझे देखकर। और ये बैग में क्या लेकर आई हो, जरा दिखाओ तो। बस बहू और सास देखते रह गए और आधे से ज्यादा चीजें पम्मो जी ने अपने लिए पसंद कर ली और घर लेकर गई। बाद में बहू ने बताया कि उसने सास को कॉल इसीलिए किया था ताकि वो घर ना आए, वरना पम्मो आंटी सामान ले जाएगी। सास को बहू की पूरी बात नहीं सुनने पर बहुत पछतावा हुआ। शिक्षा: बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। सब्र और सहनशीलता से सभी बात सुननी चाहिए, वरना फिर जल्दबाजी में नुकसान ही होता है। सास बहू का लिव इन रिलेशन। नेहा खुले विचारों वाली लड़की थी। अरे नेहा, क्या दिन में सोती है? ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा, वहां तो काम करना पड़ेगा। काम जितना काम होगा कर लूंगी माँ, पर अगर कोई ये कहे कि सारा आराम छोड़कर सिर्फ काम ही करना है तो ना भी ना, मुझे नहीं करनी शादी। अरे कैसी बात कर रही हो? अच्छा चलो जाकर नहा लो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, फिर तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। नेहा कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो सोचने लगती है कि ससुराल में वो कैसे मैनेज करेगी। क्या हुआ नेहा, परेशान लग रही हो? अरे यार, तू तो मुझे जानती है ना, मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा लोग मानेंगे। यार, कहीं मेरी शादी ऐसे घर ना हो जाए जहां मेरी जिंदगी ही नरक हो जाए। अरे मैंने ना कल एक इंग्लिश फिल्म देखी थी, उसमें भी कुछ ऐसी ही समस्या थी हीरोइन की। अच्छा, तो फिर क्या किया उसने? उसने तो अपने होने वाले पति से साफ साफ कह दिया कि वो पहले उसके घर कुछ दिन तक बिना शादी के रह कर देखेगी, और अगर ठीक लगा तो ठीक, वरना तेरे मेरे रास्ते अलग। अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही आइडिया दे रही है तू मुझे। चल मैं तो चली, थैंक्स यार, तूने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये बोलकर नेहा खुशी खुशी वहां से निकल जाती है, लेकिन पीछे से उसकी सहेली कहती है, अरे नेहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। हे भगवान, पूरी बात सुने बिना ही चली गई। अरे वो तो विदेशी फिल्म थी, वहां सब चलता है, लेकिन ये तो भारत है, सभ्यता और संस्कारों वाला देश, जहां शादी से पहले लड़की को ससुराल में नहीं रखा जाता। खैर, नेहा मस्त होकर घर आती है। नेहा, कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, और हाँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, आने दो आने दो, मैं तैयार हूं शादी के लिए। अगले दिन लड़के वाले आते हैं, जहां लड़का कहता है, मुझे अकेले में लड़की से कुछ पूछना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ नेहा, घर तो दिखा दो इन्हें। नेहा भी खुश हो जाती है कि उसे मौका मिल गया है लड़के से अपनी शर्त रखने का। देखो, मुझे ना शादी से बहुत डर लगता है, पता नहीं कैसी लड़की आए, तालमेल बना पाए कि नहीं मेरे परिवार से। मैंने कई घरों में रोज का क्लेश होते देखा है। तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं भी यही सोच रही थी कि भाई सास तो अच्छी होनी चाहिए, पति सपोर्ट करे ना करे, रहना तो पूरे दिन सास के साथ है। लेकिन मेरे पास ना इसके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, कैसा आइडिया? क्यों ना शादी के पहले मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे घर आकर रह लूं, तुम लोग मुझे समझ लेना, मैं तुम लोगों को समझ लूंगी, ठीक लगा तो शादी, वरना टाटा बाय बाय। क्यों? लड़के को नेहा की बात में दम लगता है। वो घर के सभी लोगों के सामने नेहा की बात रखता है। अरे पागल हो गई है क्या? ये कैसी शर्त है? अरे शादी से पहले मैं क्यों तुझे किसी और के घर भेजूंगी रहने? अरे लड़की के ख्याल तो 20 साल आगे के हैं, इतनी भी खुले विचारों वाली लड़की नहीं चाहिए हमें। अरे माँ, क्या बुरा और गलत बोल रही है ये? रहना तो हम दोनों का है ना, कल को कोई परेशानी आई तो तुम सब तो ये बोलकर निकल जाओगे कि जिंदगी तुम लोगों को ही निभानी है, तुम लोगों को जो करना है करो। तब क्या करूंगा बताओ?
सबके समझाने पर वो लोग मान जाते हैं। वाह, मैं 2-3 दिनों में पैकिंग कर लूंगी, तो आकर मुझे ले जाना। और नेहा पहुंच जाती है विशाल के घर। आओ आओ, ये रहा तुम्हारा कमरा। इस घर में तुम एज अ गेस्ट रहो, लेकिन माँ तुम्हें बहू की तरह ही ट्रीट करेंगी और तुम भी उन्हें सास की तरह ही रखना। बस फिर क्या था, शुरू हो जाता है लिव इन सास बहू का ड्रामा। अरे चाय तो बना दे बहू। जी सासू माँ, अभी लाई। नेहा चाय लेकर आती है कि बस चाय लेकर आई हो, इसके साथ पकोड़े भी ले आती। लेकिन आपने तो बताया ही नहीं कि आपको चाय के साथ पकोड़े भी चाहिए। हाँ हाँ, अब तो पता चल गया ना। रात को खाना खाने के बाद नेहा किचन में खटर पटर कर रही होती है। क्या हो रहा है वहां नेहा? माँ जी, मैं ना रात को अदरक वाली चाय पीकर सोती हूँ, ये मेरी आदत है। अच्छा, तो जरा मेरे लिए भी बना देना। दोनों सास बहू रात को चाय पीती हैं। अगले दिन नेहा, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरी साड़ी निकाल कर बेड पर रख दे। नेहा सास के लिए साड़ी निकाल कर रख देती है। वो देखती है कि उसके आने के बाद से सास ने घर का कोई भी काम करना छोड़ दिया है। यार, मैं क्या करूं? ऐसा ससुराल तो मुझे नहीं चाहिए था जिसमें मैं ही सारा काम करूं। मैं तो ऐसा घर चाहती हूं जहां सास और बहू दोनों मिलकर किचन में काम करें। हे भगवान, रात को चाय पी ली, पेट में गैस बन गई, अब तो चला भी नहीं जा रहा है। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो, क्योंकि वो ठीक रहेगी तभी तो मैं ठीक रहूंगी। दोनों समझ जाती हैं कि वो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अगले दिन नेहा, जरा चाय तो ले आना। नेहा चाय के साथ चिला भी बनाकर ले आती है। सास खा पीकर सो जाती है। अगली सुबह तेरी बुआ सास आ रही है, उसे मैंने तेरे बारे में बताया है। तभी वहां गंवार से एक महिला आ जाती है। चलो यहां से निकलो, कुछ नहीं है खाने के लिए, जाओ। ए नेहा, तमीज से बात करो, ये मेरी ननद यानी आशीष की बुआ है। हाय रे दैया, इतनी आकड़ वाली लड़की! अरे यही है ना जो शादी से पहले ही आकर बस गई है यहाँ पर। बस नहीं गई हूं, बसना है या नहीं ये डिसाइड करने आई थी। लेकिन इन लोगों के रिश्तेदार इतने गंवार हैं, तो मैं तो ना कर रही इस घर में शादी। अरे भाभी, और क्या कमी थी हमारे आशीष में जो आपने ऐसी लड़की की शर्तों को मान लिया? अरे वो तो आशीष के कहने पर मैं झुक गई, वरना ऐसी लड़की को तो मैं घर में घुसने भी ना दूं। ए हेलो, ऐसी लड़की कैसी लड़की? हाँ, बिना समझे बुझे शादी कर लूं? अब तो समझ गई ना कि हम लोग गांव के हैं। भाभी को खाट पर सोना और रिश्तेदारों का गांव से आना जाना तो लगा ही रहना है इस घर में। हाँ हाँ, मैं तो किसी मॉडर्न घर में शादी करूंगी। ये बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। अपने घर में आकर नेहा कहती है, ना माँ ना, लिव इन में रहकर देख लिया, ये गांव के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। खैर, नेहा की शादी एक मॉडर्न घर में हो जाती है, जहां सास कहती हैं, हे नेहा, मैं टेनिस खेलने जा रही हूँ, आओ तो जूस बनाकर रखना, और हाँ, वॉलनट्स और ओट्स भी बना लेना। जी माँ। माँ मॉम बोलो डार्लिंग, माँ इज ओल्ड फैशन। बेचारी नेहा सर पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, ये सास तो सास ही होती है, गांव की हो या शहर की। दहेज, समाज क्या कहेगा? हमें तो आपकी बच्ची पसंद आ गई है। हमारे लड़के की कद काठी के हिसाब से देखे तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जैसा आप सही समझे। बेटा योगेश, तुम दोनों को अगर टाइम चाहिए तो आपस में अकेले में कुछ बात कर सकते हो, हम बाहर चले जाते हैं। जी पिताजी, जैसा आप कहें। योगेश और सविता को अकेले वक्त देकर सब वहां से चले जाते हैं। चाय कैसी लगी?
चाय भी अच्छी लगी और आप भी। सच में? हाँ, मैंने तो फोटो देख के ही हाँ बोल दिया था। मुझे भी आप अच्छे लगे। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, जैसे खाना बनाना आता है या नहीं, घर के क्या क्या काम कर लेती हूँ, वगैरह वगैरह। वो तो मेरी माँ आपकी माता जी से पूछ ही लेंगी, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। इधर योगेश और सविता जिंदगी भर का साथ जोड़ने की बात कर रहे थे। उधर सविता के पापा योगेश के पिताजी के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। देखिए, हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है। उसमें जितना पैसा लगा है कम से कम उतना तो मिलना चाहिए ना। 10 लाख से कम में तो नहीं हो पाएगा। बेटी हमारी बहुत होनहार है और 7 लाख भी तो कम नहीं होते हैं ना जी। अगर आप हमारी बेटी को शादी के बाद काम करने देंगे तो 3 लाख तो 6 महीने में ही कमा लेगी। हमारे घर में ये सब नहीं होता। औरतें घर संभालती हैं और आदमी बाहर के काम। जरा मेरी बात तो समझिए। एक कार देने के बाद 10 लाख रुपए नगद देने में हमारी कमर टूट जाएगी और इसके अलावा टीवी फ्रिज तो देना ही पड़ेगा। शादी की तैयारियां, मेहमानों की पूछ परख, बारातियों का स्वागत। बेटी की शादी में बाप पर बहुत दबाव होता है जी। देखिए, हमारा बेटा कोई दुकान में रखी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम भाव ताव कर सके और आप उसे कम दाम में खरीद लेंगे। 10 लाख से एक भी रुपया कम नहीं होगा। ठीक है, जैसा आप कहे जी, पर आधा पैसा अभी और आधा कन्यादान के वक्त दे देंगे। अरे, इसमें भी किश्त मांग रहे हैं आप? हमने तो सोचा था कि अच्छा परिवार होगा आपका। अच्छा ही परिवार है देवनाथ जी, पर पैसों की थोड़ी तंगी है ना, वरना सब ठीक ही है हमारे परिवार में जी। देवनाथ वहां से अपने बेटे योगेश को लेकर चले जाते हैं और कुंडली मिलवाई जाती है। 36 में से 32 गुण मिलते हैं। जल्द ही शादी का मुहूर्त भी निकल आता है। अब कन्या को बुलाइए। आओ बेटी, यहाँ बैठो, योगेश की बाई और। मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम। सविता के पापा सविता और योगेश के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। बेटी, तेरी माँ को यहाँ बैठना था, पर तेरी विदाई नहीं देखना चाहती होगी शायद, इसीलिए पहले ही चली गई। बाबा, हंसी खुशी का माहौल है, रोने का समय तो विदाई के वक्त होता है ना, तब ये इमोशनल अत्याचार कर लेना। अभी तो मुस्कुराइए, कैमरा आसपास ही है। तभी पीछे योगेश के पिताजी आ जाते हैं। अभी तक पैसे नहीं आए आपके यहाँ से? उठा लूं क्या बेटे को? आते ही होंगे, मैंने अपने छोटे भाई को व्यवस्था करने के लिए कह दिया था। अरे तो जल्दी कराइए ना, वरना देर हो जाएगी, समझ रहे हो ना आप? योगेश और सविता दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सविता चाहती है कि योगेश कुछ बोले, पर योगेश अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। पापा, कितने पैसे की बात की है आपने? अरे बेटी, तुझे इससे क्या मतलब? मेरी डील की है ना, तो मुझे तो पता ही होना चाहिए। कन्यादान की विधि शुरू करेंगे। तभी योगेश के पिता वापस वहां आ जाते हैं। पैसे देते हैं या बेटे को उठवा लूं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। देवनाथ वहां से चले जाते हैं। तुम अपने पिताजी से कुछ कहते क्यों नहीं? उनके सामने कोई आवाज नहीं उठाता। ऐसा नहीं है, कोई तो उठाएगा ही। तभी वहां सविता के चाचा एक बैग लेकर आते हैं और सविता के पापा को देते हुए कहते हैं, 9 लाख ही हुए। आत्माराम इशारा करके योगेश के पिता को वहां बुलाते हैं। क्या? सिर्फ 9 लाख? बाकी 1 लाख कहाँ है? नहीं हो पाए जी, शादी के बाद कर देंगे। अरे आप बात से पलट रहे हैं। जल्दी से अभी के अभी पूरे पैसे लाइए, वरना बेटे को उठाऊं क्या? देखिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। रुक जाइए पापा, रिश्ते हाथ पकड़कर जोड़े जाते हैं, पांव पकड़कर नहीं।
बेटी तू चुप रह। नहीं, ये कब से बस कह ही रहे हैं कि उठवा लूं, पर कोई उठ ही नहीं रहा। लो, मैं ही उठ जाती हूँ। बेटा, अपशगुन हुआ। दहेज लेना सबसे बड़ा अपशगुन है, पाप है, पाखंड है। और योगेश, तुम्हें मैं पसंद हूँ तो कुछ बोलते क्यों नहीं? और तुम्हारे पिताजी, अरे देवनाथ जी, आपके नाम में ही बस देव है, काम तो आपके असुरों जैसे हैं। पर गलती आपकी नहीं, गलती मेरे पिताजी की है, जो आप जैसे लोगों को घर की दहलीज भी चढ़ने देते हैं। लेकिन एक बात साफ है, मैं आपके घर की दहलीज कभी नहीं चढ़ूंगी। अरे बेटा, समाज क्या कहेगा? यही कहेगा कि सविता के भीतर की माँ दुर्गा जाग गई थी, जिसने पापा के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज उठाई। आसपास के लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। समाज की तालियों से पता चला कि समाज क्या कहेगा। समाज ने सविता की बात को स्वीकार भी किया और उसको अपने सर आंखों पर भी बिठा लिया। सविता के पिता में हिम्मत जागी और उन्होंने कहा, देवनाथ जी, आप कह रहे थे ना बेटे को उठा लूं क्या? उठा लीजिए। हमारी बेटी को आपका लड़का पसंद नहीं है और हमें आप। शर्मा जी की बेटी सरल, सुशील और शांत, ये क्वालिटी थी सरस्वती की, जो कि शर्मा जी की बहू थी। क्या है बहू, जब देखो तब किचन में खटर पटर करती रहती हो, लेकिन खाने को कुछ देती ही नहीं। कैसी बात कर रही हो पीयूष की अम्मा? सुबह से 4 कप चाय, 2 बार नाश्ता और इतनी सारी बहू के हाथ की नमकीन तो खा चुकी हो, फिर भी ऐसा बोल रही हो? अरे कुछ तो डरो ऊपर वाले से। तभी वहाँ पीयूष आ जाता है। क्या है सरस्वती, इतनी देर लगती है क्या टिफिन बनाने में? एक काम है घर का तुम्हारे पास, वो भी नहीं कर पाती हो वक्त पर। आपका टिफिन टेबल पर रखा है और नाश्ता भी, बाकी का सामान बेड पर रखा है और अब मैं मंदिर जा रही हूँ। सरस्वती मंदिर चली जाती है। उसके जाने के बाद घर में, यार माँ, कैसी गवाह लड़के से शादी करा दिया है। मंदिर, पूजा, किचन और सास ससुर के सिवा इसे कुछ दिखता ही नहीं है कि कैसे खुद को स्मार्ट बनाकर रहना होता है, कैसे लोगों से जुड़ना है, बातें करनी है, ऐश करना है। अरे पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, और कुछ आता ही नहीं इस लड़की को। जो क्वालिटी तू गलत तरीके से बता रहा है ना, दरअसल एक अच्छी गृहिणी की वही सारी अच्छाई होती है बेटा। घर को चलाना, समाज में इज्जत दिलाना और घर वालों का ख्याल रखना, और चाहिए ही क्यों? अरे क्यों नहीं चाहिए कुछ और? लड़की ऐसी होती है कि घर आए तो पूरा घर बदल कर रख दे, सभी को खुश रखे। लेकिन बहू के अंदर तो ये सारी क्वालिटी है ही नहीं। अरे खुश तो उन्हें रखा जाता है जो खुश रहना जानते हैं। तुम लोगों को तो कोई खुश नहीं कर सकता। पिताजी, अब आप ही लोग सोचिए, क्योंकि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। आप लोगों को बहू के साथ रहना है या मेरे साथ? क्योंकि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। मैं बहू को नहीं छोड़ सकता। उसके मरते पिता को मैंने वादा किया था कि मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगा। तो ठीक है ना माँ, तैयार कर ले अपना सामान, हम दोनों किसी और घर में रहने चलेंगे तेरी नई बहू के साथ। अरे हाँ बेटा, वही ठीक है, लेकिन मैं तेरे पिता के बिना भी तो नहीं रह सकती। तो मेरे बिना रह सकती हो? ठीक है, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। बेटा वहाँ से चला जाता है, लेकिन सास का दिल नहीं लगता। बहू मंदिर से भी हो आती है और फिर, माँ, पिताजी, खाना लग गया है, खा लीजिए। हाँ हाँ, तुझे बस आता ही क्या है, खाना बनाना और खाना खिलाना। अरे सुन, मेरे सारे कपड़े पैक कर दे। क्यों माँ जी, कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटे, ये अपने बेटे के साथ रहने जा रही है, लेकिन घबरा मत, तेरा पिता तेरे साथ है। बहू समझ नहीं पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन फिर ससुर उसे सारी बात बता देता है। बेटा, ये नई बहू कब आ रही है? मुझसे घर का काम नहीं होता। वैसे भी तेरी पहली निकम्मी बीवी ने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। माँ, वो बस आने ही वाली है, और हाँ माँ, उसके आगे ना थोड़ा स्टैंडर्ड से रहना, क्योंकि वो थोड़े बड़े घर की लड़की है।
उसका एक स्वैग है, स्वैग। तभी वहाँ एक बहुत सुंदर सी लंबी सी लड़की आती है। हे पीयूष, भागकर कैब से मेरा सामान ले आओ, और हाँ प्लीज एसी ऑन करके जाना। रीमा, ये मेरी माँ है। तुम चाहती थी ना कि मेरी माँ हम लोगों के साथ रहे। हेलो आंटी जी, हम लोग ना जल्दी शादी कर लेंगे, फिर मेरी जैसी टॉप लड़की आपको अच्छी बोलेगी। एक्साइटेड होंगी ना आप? पर नो इश्यू। पीयूष, सामान ले आओ ना। एंड आंटी, आप पानी ले आइए प्लीज। माँ को तो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो बहू के लिए पानी लेकर आती है तो उसका पैर पर्दे में फंस जाता है और वो गिर जाती है। ओहो, पूरा पानी गिरा दिया। कांच का ग्लास क्यों छूती है जब हाथ पैर नहीं चलते? कितनी मुश्किल से मैंने और पीयूष ने ये गृहस्थी बनाने की कोशिश की है। अरे पर तो क्या हो गया, एक गिलास ही तो टूटा है। अपने घर में तो रोज एक तोड़ती हूँ, लेकिन मजाल है सरस्वती कुछ कहे। और हाँ, मैं पानी वानी नहीं पिलाने वाली, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। बहू हो, बहू की तरह रहो, समझी? तभी वहाँ पीयूष आ जाता है, जिसे देख रीमा रोने लगती है। देख लो अपनी माँ को कैसी खरी खोटी सुना रही है। और अभी तो मैं आई हूँ, थक गई थी, बस पानी क्या मांग लिया। कह रही है बहू हो, बहू की तरह रहो। अरे यार माँ, समझा कर लाया था ना कि कैसे रहना है। माँ, ऐसा करोगी तो मैं भी नहीं रख पाऊंगा तुमको हमारे साथ। वैसे भी आप ये समझो कि रीमा ने खुद कहा था कि माँ को साथ रखना। अरे हाँ हाँ बेटा, वो सिर्फ इसलिए कि मैं घर का सारा काम करूं, बैठे बैठे इस महारानी को खाना पानी दूं। वैसे भी मैं जा रही हूँ, मुझे तो इस लड़की की शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही। मेरी सरस्वती के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। निकलो निकलो यहाँ से। मैंने सोचा था बिना पैसे का नौकर मिल जाएगा, लेकिन नहीं। कुछ लोगों को आदत होती है फ्री की रोटी खाने की। निकलो यहाँ से। पीयूष, धक के मार कर निकालो इस औरत को यहाँ से। अरे ये कैसी बात बोल रही हो रीमा? ये माँ है मेरी। माँ ना थोड़ी जिद्दी है। अरे वाह बेटा वाह, अभी भी तुझे मेरी ही गलती दिख रही है ना? कोई बात नहीं। माँ वापस घर आ जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, वो तो शैतान का नानी है। माँ, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये मेरा मायका है। अब आप लोग मेरे माता पिता। मैं हमेशा यहीं रहकर आप लोगों की सेवा करूंगी। नहीं नहीं बेटा, हम करेंगे तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं देख कर आई हूँ जो हालत है ना पीयूष की, वहाँ नहीं टिकने वाला ज्यादा दिन। ना टिके वो उसकी मर्जी, लेकिन मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है जो उसे कभी भी छोड़ो और कभी भी वापस आ जाओ तो वो तुम्हें अपना ले। अब ज्यादा ही हो रहा है आपका। माना मैंने गलत किया बहू के साथ, लेकिन वो उसका पति है। और फिर कहावत है ना, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तभी वहाँ पीयूष आ जाता है। माँ, वो भूला आ गया, मुझे माफ कर दो। सरस्वती के जिस गुण को मैं सही नहीं मानता था, दरअसल जीवन को सही तरीके से जीने के लिए वही गुण होने चाहिए। मुझे माफ कर दो सरस्वती। मैं आज के बाद तुम्हें और पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मुझे भी बेटा। बेटा जहन्नुम में भी जाए तो उसके साथ रहने को तैयार हो जाए, वही तो माँ होती है। मुझे माफ कर दो माँ। औलाद का मोह। दिलीप और सुधांशु नाम के दो भाई थे। दिलीप की शादी कावेरी के साथ हुई और सुधांशु की शादी माया के साथ। शादी के बाद दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। दोनों भाइयों के परिवार एक ही घर में रहता था। साथ में खाना, साथ में घूमना, कुल मिलाकर दोनों भाइयों का परिवार खुशहाल परिवार था। कुछ सालों के बाद दिलीप की पत्नी कावेरी को एक बेटा हुआ। भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, चाचा बन गया हूँ मैं। हाँ भाई साहब, इस बच्चे के घर में आने से तो रौनक आ गई है।
मैं सबको बताऊंगी कि मैं तो चाची बन गई हूँ, चाची। तुम दोनों कितने अच्छे हो। हमारे बच्चे के आने से ऐसे खुश हो रहे हो जैसे ये बच्चा तुम्हारा ही हो। बस भैया, अब आपका बेटा इस दुनिया में आ गया ना, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा भी बच्चा जल्दी से इस दुनिया में आ जाए। और फिर आपका और हमारा बच्चा दोनों मिलकर दिन भर घर के आंगन में खेला करेंगे। कितना मजा आएगा ना। सच कहती हो माया, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारी भी गोद भर जाएगी और मेरे बेटे को एक छोटा भाई या बहन मिल जाएगी। 1 साल बीत जाता है। दिलीप और कावेरी का बेटा अब 1 साल का हो चुका था, लेकिन सुधांशु और माया की कोई औलाद नहीं होती। माया, लगता है कि हमारी जिंदगी में बच्चे का सुख ही नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? दिलीप भाई साहब का बेटा भी तो हमारा ही बेटा है ना। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है माया, लेकिन फिर भी हमारा खुद का एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, कावेरी भाभी भी हमेशा कहती हैं उन्हें अपने बेटे के लिए एक छोटा भाई या बहन चाहिए। लेकिन देखिए ना, हमारी तो किस्मत ही कितनी खराब है। हमारे तो सारे ट्रीटमेंट भी फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। वही तो सुधांशु, बहुत बुरी किस्मत है हमारी। लेकिन माया, हम अपनी किस्मत को इतना क्यों कोस रहे हैं? हम दिलीप भाई साहब के बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार कर सकते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल सच कहा। मैं भी वैसा कर सकती हूँ। चाची हूँ, उसे छोटी माँ का प्यार नहीं दूंगी क्या? कुछ दिनों के बाद दिलीप का एक दोस्त दिलीप से मिलने के लिए आता है। अरे क्या बात है दिलीप, बधाई हो बधाई। और घर तो काफी बड़ा है तुम्हारा। वैसे तुमने अपने बेटे के बारे में क्या सोचा है? भैया, और क्या सोचेंगे, बस उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे, उसकी पढ़ाई पर खर्च करेंगे। अरे भाभी, आपकी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, आपको किस बात की चिंता? ले देकर एक बेटा ही तो है। अरे नहीं दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। इस घर में मैं और मेरा छोटा भाई दोनों रहते हैं। इस घर का आधा हिस्सा मेरे छोटे भाई का है। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे छोटे भाई के? भैया, उनके साथ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेरी देवरानी कभी माँ नहीं बन सकती। अरे फिर किस बात की चिंता? अरे मैं तो कहता हूँ अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचिए ही मत। बस ये घर उसके नाम करवा दीजिए। देखिए, आपके भाई का भी कोई बच्चा नहीं है तो सब कुछ आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा करना क्या सही होगा? अगर उनका बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? ये घर आधा उनका है, उनकी जो मर्जी है वो करे। अरे कैसी बात करते हो? उनकी कोई औलाद नहीं है, वो क्या करेंगे प्रॉपर्टी अपने नाम रखकर? हाँ, वैसे भाई साहब, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अब जो कुछ भी है वो हमारे बेटे का ही तो है। आखिर वही तो इस घर के वंश को आगे बढ़ाएगा। मैं कल ही देवर जी से बात करती हूँ। अगले दिन सुधांशु और माया, इधर आओ। तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। बताइए ना भाभी, क्या बात है? आपको कहीं जाना है तो आप अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर जाइए, मैं ही पूरा दिन रख लूंगी उसे। अरे नहीं माया, वो तो मुझे पता है। मैं किसी और चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। बताइए ना भाभी, क्या बात है? देखिए देवर जी, आपका कोई बच्चा है नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमारे बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। भाभी, बेटी की तरह नहीं, वो हमारा ही बेटा है। मेरे लिए तो वो मेरा ही बच्चा है। वही तो फिर क्यों ना ये सारी प्रॉपर्टी हम मेरे बेटे के नाम करवा दे, क्योंकि तुम्हारा हो या मेरा, हम सबका एक ही तो है बेटा। लेकिन भाभी, अभी तो वो सिर्फ 1 साल का है। अभी से प्रॉपर्टी उसके नाम करवाने का क्या मतलब है? देखिए देवर जी, जो काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा। आने वाले वक्त का क्या भरोसा। भाभी, भरोसा क्यों नहीं, हम तो हमेशा आपके बेटे को माँ बाप की तरह ही प्यार करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए। अब मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इसमें कोई भी परेशानी होगी, है ना? भाभी, वैसे तो आप जो कह रही हैं वो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है। कल ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लीजिए, मैं और माया उस पर साइन कर देंगे।
इस तरह से अगले दिन प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर सारी प्रॉपर्टी दिलीप और कावेरी के बेटे के नाम पर करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद सुधांशु, सुबह सुबह ये कौन लोग आ गए हैं तुम्हारे घर पर? भैया वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा था ना, सोच रहा था किराएदार रख देता हूँ। लेकिन किराएदार रखने से पहले आपने हमसे पूछा भी नहीं। भाभी, इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात थी? हमें एक ही कमरे की जरूरत थी, इसलिए सोचा दूसरा कमरा किराया पर दे देते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी। अरे माया, ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे बेटे के नाम पर है और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम्हें मेरी या दिलीप की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ सुधांशु, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। अब देखो, तुमने खुद अपने हाथों से ये प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम की है। वह अभी बहुत छोटा है, तो इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम्हें हमसे पूछ कर लेने चाहिए। भाभी, हमें तो लगा था कि आप हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप तो हमारे साथ भेदभाव करने लगी। अरे, इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है? और मैंने कौन सा तुमसे कुछ गलत मांग लिया? अरे ले देकर मेरा बेटा इकलौता इस पूरे वंश का वारिस है, सब कुछ उसके नाम है। तुम्हें इस बात से जलन क्यों हो रही है? भाभी, माया को जलन नहीं हो रही, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। सब जानती हूँ मैं, इसकी खुद की तो कोई औलाद पैदा नहीं हुई, बस इसीलिए जब देखो तब मेरे बेटे पर बुरी नजर डालती रहती है। देखो माया, कावेरी तुमसे बड़ी है, वो जैसा कहती है वैसा करो। और वैसे भी इस घर पर अब तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। वो तो हम लोगों की भलाई समझो जो तुम्हें अभी तक यहाँ रहने दिया है। भैया, आप इतने कैसे बदल गए? इस प्रॉपर्टी ने आपके दिल से हमारे लिए प्यार पूरी तरह खत्म कर दिया है क्या? इसी तरह वक्त बीतता जाता है और देखते देखते दिलीप और कावेरी का बेटा प्रणव 25 साल का हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। पापा, आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, मैंने सिंगापुर में जॉब ज्वाइन कर ली है। लेकिन प्रणव, विदेश में नौकरी करने जाने से पहले तुम्हें कम से कम अपने मम्मी पापा से एक बार पूछना चाहिए था ना। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ? मैं सिंगापुर जाकर जॉब करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ। देखो प्रणव, हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी हुई है, उन सब का क्या होगा? यहाँ रहो, बिजनेस करो। सॉरी पापा, मैं यहाँ रहकर कोई बिजनेस नहीं करने वाला, और ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपने मेरे लिए संभाल कर रखी है ना, ऐसे ही किसी को दान में दे दीजिए, क्योंकि मैं सिंगापुर से वापस इंडिया आकर कभी नहीं रहने वाला। दिमाग खराब हो गया है तेरा? जानता नहीं, तेरी वजह से हमने तेरे चाचा चाची से लड़ाई करके पूरा घर तेरे नाम करवा दिया था। हाँ, तो ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और मम्मा, मैं तो वैसे भी उस वक्त 1 साल का था, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहा है ये लड़का? अरे तेरी वजह से अपने छोटे भाई से दुश्मनी लेकर बैठा हूं मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। जानता नहीं तू, बाजू वाले घर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहते हैं तेरे चाचा चाची, और ये सब मैंने तेरे लिए किया। देखिए पापा, आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे ये प्रॉपर्टी और घर चाहिए? और वैसे भी अपने भाई के साथ इस तरह का बिहेव करके आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने तेरे चक्कर में अपने छोटे भाई जैसे देवर और बहन जैसी देवरानी को इस घर से निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है मॉम, तो अब आप अपनी गलती सुधारो, लेकिन मुझे तो फॉरेन जाना है, मैं वहीं जाऊंगा। अब आगे क्या करना है ये आपका डिसीजन है। और प्रणव सिंगापुर जॉब करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब दिलीप और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सुधांशु के घर पहुंचती है। सुधांशु, माया, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भाभी? आज इतने सालों के बाद अब हम गरीब लोगों के घर क्या करने आई हैं? भाभी, हमने तो खुशी खुशी अपने भतीजे को सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तेरे जैसे भाई को मैंने प्रॉपर्टी के चक्कर में घर से निकाला, और जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया वो खुद ही विदेश चला गया। भैया भाभी, जिस बेटे के लिए आपने हम लोगों को इतनी तकलीफ दी, आपस के प्यार को बिगाड़ा,
जब वही आपसे दूर चला गया तो आपको इस बात का एहसास हुआ। लेकिन माफ कीजिए, अब हम आपके साथ रहने के लिए उस घर में नहीं आ सकते। नहीं नहीं माया, ऐसा मत कहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज वापस चलो, मैं वो घर फिर से तुम्हारे नाम कर देती हूँ। भाभी, मैं उस घर का क्या करूंगी? किसके लिए? मेरा कोई बच्चा नहीं। मैं तो बस जिंदगी भर आप लोगों के साथ प्यार से रहना चाहती थी। प्रणव को अपने बेटे की तरह प्यार करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझसे वो अधिकार छीन लिया। भाभी और भैया, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जो बच्चा कुछ ही दिन पहले दुनिया में आया हो, जिस बच्चे के भविष्य का आपको पता ही ना हो, उसके लिए अपने पुराने रिश्तों को तोड़ देना, अपने सगे रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल लेना, उनके साथ झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, क्या ये सही है? कम से कम हमें सही वक्त का इंतजार तो करना चाहिए ना। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने सगे भाई को घर से निकाल दिया, वो भी अपने 1 साल के बेटे के लिए। क्या ये वाकई में सही था? जवाब दीजिए मेरी बात का। क्या जी, इतने दिनों से आपसे कह रही हूँ कि घर में एक टीवी ले आइए, पर आप है कि सुनते ही नहीं। अरे भाग्यवान, नया टीवी कितना महंगा आता है, तुम्हें पता भी है। मैं कुछ नहीं जानती, नया हो या पुराना, आज शाम तक इस घर में टीवी आ जाना चाहिए। हाँ। रामू टीवी लेने घर से निकल पड़ता है। अरे नया हो या पुराना, टीवी तो टीवी होता है। एक काम करता हूँ, कहीं से पुराना टीवी खरीद लेता हूँ, कम कीमत में मिल जाएगा। चलते चलते उसकी नजर एक कबाड़ी की दुकान पर पड़ती है। क्यों भाई, तुम्हारे पास कोई पुराना टीवी है क्या? कबाड़ी वाला कुछ सोचते हुए कहता है। हाँ, एक टीवी है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। फिर कबाड़ी वाला टीवी का रिमोट दिखाते हुए कहता है। रिमोट के इस लाल बटन को कभी मत दबाना, वरना एक खतरनाक चुड़ैल टीवी से बाहर आ जाएगी। मजाक अच्छा कर लेते हो। चलो, मैं टीवी लेके चलता हूँ। उसी रात रामू अपनी पत्नी के साथ टीवी देख रहा होता है कि तभी कबाड़ी वाला कह रहा था कि इस लाल बटन को दबाते ही एक चुड़ैल टीवी से बाहर निकल आएगी। चलो, आज इस चुड़ैल को भी देख लेते हैं। रामू के बटन दबाते ही एक डरावनी चुड़ैल टीवी से बाहर निकल आती है। किसने मुझे जगाया? अरे अरे, मर गया। अरे अरे, ए भाग्यवान, ये तो बहुत डरावनी है। अरे, ये आपने क्या कर दिया? अब हमारा क्या होगा? ये चुड़ैल तो हमें खा लेगी। अरे ऐसे कैसे खा लेगी, मैं भी देखता हूँ। अच्छा, तो मुझे बहुत हल्के में ले रहा है। अभी तुझे मजा चखाती हूँ। चुड़ैल रामू का हाथ पकड़ लेती है। अब तू मेरे साथ टीवी के अंदर चलेगा। मैं अकेली बोर हो गई हूँ। अरे नहीं नहीं चुड़ैल दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे छोड़ दो। अरे भाग्यवान, तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? मुझे बचाओ। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इस तरह चुड़ैल रामू को अपने साथ टीवी के अंदर ले जाने की कोशिश करती है। अरे कहाँ लिए जा रही है चुड़ैल? छोड़ मुझे। अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। रामू की पत्नी रामू का हाथ पकड़कर खींचने लगती है। अरे चुड़ैल, छोड़, मेरे पति को छोड़। तभी शोर शराबा सुनकर बाहर खड़े लोग अंदर आ जाते हैं और रामू का हाथ पकड़कर खींचने लगते हैं। अरे भाइयों, जोर लगाओ, छोड़ना मत। हाँ हाँ। अरे ये क्या, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी जोर लगा लूं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली।
अरे क्या कर रहे हो बिरजू भाई, खाना खा के नहीं आए क्या? मुझे बाहर निकालो। अरे जोर लगा तो रहा हूँ, ये चुड़ैल तो मुझे खा जाएगी। बचाओ बचाओ बचाओ। तभी रामू की पत्नी उसके ऊपर पानी डाल देती है। अरे क्या बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो? टीवी लेने कब जाओगे जी? रामू अपने आप को देखता है और सब कुछ सपना था समझकर खुश हो जाता है और टीवी लेने बाजार की ओर चल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में एक कबाड़ी की दुकान पर टीवी दिखाई देता है। टीवी ले लो, टीवी बहुत कम दाम में सस्ता टीवी ले लो। उस टीवी को देख रामू को चुड़ैल की याद आ जाती है और वो घबरा जाता है। अरे बाप रे, नहीं नहीं, मुझे मरना है क्या? मैं तो नया टीवी ही लूंगा।